उसने कहा मुझे 50 करोड़ रुपए चाहिए, 1 अरब रुपए चाहिए, तो वो बैंक उनको दे देते हैं, मतलब अपने क्रेडिट की रिक्वायरमेंट पूरी करके। लेकिन सिंडिकेशन के अंदर ये होता है कि वो आके कहते हैं हमें 30 अरब रुपए चाहिए, हमें 15 अरब रुपए चाहिए, हमें 10 अरब रुपए चाहिए। तो उसमें दो बातें होती है। एक तो ये बात होती है कि बाज औक़ात बैंक का इतनी इस्तेदाद नहीं होती कि वो 1 अरब रुपए या 10 अरब रुपए या 15-20 अरब रुपए किसी एक पार्टी को दे सके, क्योंकि बैंकों के अंदर जो किसी एक पार्टी को पैसे देने की जो लिमिट है वो उनके कैपिटल से मुंसलिक है। वो अपने कैपिटल का 20% से ज्यादा किसी एक पार्टी को नहीं दे सकते। तो अगर अगर किसी बैंक का टोटल कैपिटल 10 अरब रुपए, तो वो एक पार्टी को 20 अरब रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है। कुछ बड़े बैंक है जैसे मिजान वगैरह है, उनके तो कैपिटल जो है ना वो 100 अरब रुपए हो गया है, ठीक है, 100 अरब से भी शायद ज्यादा हो गया है। तो वो जो एक पार्टी को तकरीबन 20 अरब भी दे सकता है, क्योंकि कोई बहुत सारे ज्यादातर बैंक तो नहीं होते हैं। तो उनको 10 अरब रुपए देने के लिए दूसरे लोगों को साथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी इस्तेदाद इतनी नहीं है कि वो अकेले जो है ना 100 अरब रुपए या 10 अरब 15 अरब 20-30 अरब। एक तो ये बात होती है। दूसरी बात ये भी होती है सिंडिकेट के बैंकों की इस्तेदाद तो होती है, लेकिन बैंकों का रिस्क एपिटाइट इतना नहीं होता है। रिस्क एपिटाइट का मतलब होता है कि रिस्क प्रोफाइल के तहत बैंक सोचते हैं कि हमें किसी पार्टी को मैक्सिमम कितना देना चाहिए, या इस पार्टी को मुझे मैक्सिमम कितना देना चाहिए। के पास यूनिलीवर या नेस्ले कोई बड़ी कंपनी आई तो उनको तो दे देंगे वो 10-20 अरब रुपए, पीएसओ आएंगे तो उसको दे देंगे। लेकिन अगर कोई नया कंपनी है या कंपनी नई नहीं है, प्रोजेक्ट नया है, तो वो यानी हर कस्टमर का कहलाता है रिस्क प्रोफाइल होता है कि उसके बिजनेस में कितना रिस्क है, कितना रिटर्न। तो उसकी बेस पे ये फैसला करते हैं कि हमें इनको अकेले भी देना चाहिए बल्कि उनको साथ मिलाकर देना चाहिए। तो जब वो एक से ज्यादा बैंकों को साथ मिलाते हैं, जो फाइनेंसिंग करते हैं, तो वो फिर सिंडिकेट फाइनेंसिंग करते हैं। अच्छा, अब सिंडिकेट की बुनियादी तौर पे जो है वो दो किस्में हैं। एक है जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। ये प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का मतलब ये होता है कि कोई नया प्रोजेक्ट लग रहा है, उसके लिए वो फाइनेंसिंग लेने के लिए आते हैं, या कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्हांसमेंट है, तो उसको भी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कहते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की जो एक खास बात है वो ये है कि नॉर्मल देखें, एक ये भी हो सकता है कि एक कंपनी है, उसके पास सीमेंट बनाने के फर्ज करें 50,000 टन डेली सीमेंट बनाने की उसके पास कैपेसिटी है। अब वो उसको दुगना करना चाह रहे हैं, 1 लाख टन करना चाह रहे हैं। तो उस 1 लाख टन करने के लिए उनको जाहिर सी बात है मशीन मशीनरीज वगैरह मंगवानी है, सारी चीजें करनी है। तो वो नॉर्मल फाइनेंसिंग होती है, उसको हम प्रोजेक्ट। अच्छा, उसमें क्या होता है, जो कंपनी जो बोरिंग करती है, यानी कर्जा लेती है, फाइनेंसिंग लेती है, वो अपनी बुक्स के ऊपर ले रही होती है। भाई हम तो उसमें बैंक क्या करते हैं कि देखते हैं भैया इस कंपनी की मौजूदा इस्तेदाद कितनी है, मौजूदा इसके कैश फ्लोज कितने हैं, कितने पैसे वापस कर सकते हैं। उसकी बुनियाद पे वो फैसला करते हैं और उसको फाइनेंसिंग दे देते हैं, और वो जो फाइनेंसिंग मिलती है उससे वो मशीनरीज वगैरह लेकर आते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इसको नहीं कहते। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इसको कहते हैं, हालांकि बाजार देखा जाए तो ये भी कंपनी के लिए तो ये भी एक प्रोजेक्ट हुआ, भाई हमें अपना इस्तेदाद हमें बढ़ानी है, कैपेसिटी हमें बढ़ानी है। लेकिन इसको प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इसे कहते हैं कि जिसके अंदर उसी प्रोजेक्ट के जो कैश फ्लोज हैं उससे कंपनी को, जो जो लैंडर्स हैं या जो 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 कर्जे देने वाले इदारे हैं या फाइनेंसिंग देने वाले इदारे हैं, उसी प्रोजेक्ट के कैश फ्लो के जरिए ही उनकी अदायगी होगी। यानी एक एक सूरत तो ये हो गई ना कि आपने किसी कंपनी को दिया, अगर वो प्रोजेक्ट फेल भी हो जाता है, वो कंपनी कहती है यार मैंने नया प्लांट लगाया था, जिससे मिसाल के तो आज से काफी अर्से पहले की बात है, हिलाल ने अपने केक का प्लांट लगाया था, लेकिन वो जिसने पे पैसे दिए तो वो हिलाल कंपनी को पैसे दिए कि भाई ये इनकी जो डिंग डोंग बिकती है, इनकी फला चीज बिकती है, तो इनके तो इनके पास पैसे हैं, पैसे वापस कर देंगे। तो नया प्रोजेक्ट फेल भी हो गया तो इनको पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि वो उसके कंपनी के दूसरे कारोबार ऐसे चल रहे हैं, उससे अदायगी हो जाएगी। तो इसको प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नहीं कहते। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इसे कहते हैं कि जिसके अंदर जिस प्रोजेक्ट को आप फाइनेंस कर रहे हैं उसी प्रोजेक्ट से जब कैश फ्लोज आएंगे, उन्हीं कैश फ्लो के जरिए आपकी फाइनेंसिंग पे बैक की जाएगी। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट फाइनेंस। तो उसके अंदर फिर वो थोड़ा सा वो रखते हैं, एक रिंग फेंसिंग रखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के पैसे कहीं बाहर ना चले जाए। एक तो हमारे इसी में हमारी चूंकि रिकॉर्ड्स है, तो ऐसा ना हो कि इसके पैसे कहीं और जा रहे हैं। वो मुख्तलिफ अकाउंट्स बनाते हैं कि जितने पैसे आएंगे वो इस अकाउंट के अंदर आएंगे। आप कोई
डिविडेंड नहीं पे कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, बहुत सारी शराइत इसके अंदर आयद की जाती हैं। बहुत ज्यादा रिंग फेंस्ड होता है ये, कि मतलब जिसे कहते हैं ना, एक दायरा अब उसमें खींच दिया जाता है कि इसी के अंदर रहकर सारा काम। तो ये जो है वो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग होती है। तो जो सिंडिकेट फाइनेंसिंग होती है वो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग भी हो सकती है और नॉन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। अच्छा, प्रोजेक्ट के अंदर भी दो चीजें आ जाती हैं, एक होता है कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, एक होता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि बिल्कुल कोई नया काम करने लगे। ये पहले इस काम को, जैसे कोई नया कोई सोलर पावर या विंड पावर का कोई प्लांट लगाने जा रहे हैं, बिल्कुल इससे पहले उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं की हुई। ब्राउन फील्ड का मतलब होता है कि पहले से कुछ काम हुआ है, उसी को मजीद आगे बढ़ना है, ब्राउन फील्ड कहते हैं। तो ये तो स्टेट के लिहाज से। अब सिंडिकेट में की एक किस्म जो होती है वो पार्टीज के लिहाज से भी होती है। वो ये होती है, मतलब ये हमारे इस्लामी लिहाज से हम कहते हैं कि जिसके अंदर या तो सिर्फ इस्लामी बैंक होंगे सारे के सारे, या फिर ये होगा कि उसके अंदर इस्लामी और कन्वेंशनल दोनों फाइनेंस। ये फर्ज करें कि अगर एक 100 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, आज से काफी अर्से पहले की बात है कि नीलम झेलम जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसको बैंकों ने फाइनेंस किया, तो तकरीबन 100 अरब रुपए की फाइनेंस, 2016 की बात है ये। तो 100 अरब रुपए तो जितने इस्लामी बैंक हैं वो सारे मिलकर भी नहीं दे सकते, उसमें जाहिर सी बात है उनको कन्वेंशनल बैंकों को भी साथ मिलाना पड़ता है। ये सिंडिकेट फाइनेंसिंग ऐसी थी कि जिसमें कन्वेंशनल और इस्लामी दोनों बैंक शामिल थे। तो उसके अंदर थोड़ी सी पेचीदगियां होती हैं। एक तो सबसे पहले ये कि जब ये मिल के फाइनेंसिंग करते हैं तो इसका क्या होता है कि तमाम रिस्क और रिवॉर्ड के लिए प्रोराटा बेसिस पे शेयर कर रहे हैं। प्रोराटा का मतलब ये कि जिसने जितना पैसा लगाया है उसको उतनी ही उसको सिक्योरिटी में भी उसका उतना शेयर होगा, रीपेमेंट्स में भी उसका उतना शेयर होगा, अदायगियों में भी इतना शेयर होगा, और डिफॉल्ट की सूरत में अगर कोई नुकसान हो जाता है तो भी लोग अपने जिसे कहते हैं ना कि हिस्सा बकदर जिस्सा के तहत उनको हिस्सा मिलना होता है। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा मसला ये होता है कि इस्लामी, अब जब वो एग्रीमेंट आमतौर पे जो कन्वेंशनल अगर सारे तो मसला नहीं, वो एग्रीमेंट साइन करेंगे उसके अंदर सारी बातें करेंगे, लेकिन जब वो इस्लामी एग्रीमेंट जब के साथ मिलके करते हैं तो उनका मुश्तरका एग्रीमेंट साइन होना मुश्किल होता है। तो इसलिए मुश्किल होता है कि जो सूदी बैंक है वो तो सूद पे पैसे दे रहे हैं, यानी 100 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, फर्ज करें कि 20 अरब रुपए इस्लामी है, 80 अरब रुपए कन्वेंशनल है, तो 80 वाले तो जो एग्रीमेंट्स करेंगे तो उसके अंदर वो ये बातें करेंगे कि अगर हमारा इतना सूद बनता है तो वो सूद इतना दिया जाए, हमारा बाकी पेनल्टी और ये वो सारी चीजें उनके जो फासिद शराइत जो होती है, जबकि इस्लामी में ये नहीं है। तो अब इनको सिंडिकेट फाइनेंसिंग कैसे की जाए, कैसे मिलकर किया जाए, उसका फिर वो हल ये निकालते हैं कि एक तो फाइनेंसिंग एग्रीमेंट दोनों अपना अलग अलग कर लेते हैं, यानी कन्वेंशनल का एक ग्रुप बनता है और इस्लामी का एक ग्रुप बनता है। तो ये कन्वेंशनल का जो ग्रुप होता है वो अपना एक सूदी एग्रीमेंट 80 अरब रुपए का वो अपना करेंगे कस्टमर के साथ, और इस्लामी वाले 20 अरब रुपए का अपना करेंगे, डिविनेशन मुशारका को भी उसका स्ट्रक्चर। उसके बाद ये करेंगे कि चूंकि सिंडिकेट भी ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल अलग अलग रहे, कि इनको जोड़ना भी आपस में। जोड़ना क्यों है, क्योंकि सिंडिकेट फाइनेंसिंग बस, इसमें क्या मकसद क्या है हमारा, ताकि अगर कोई रिस्क रिवॉर्ड वगैरह होते हैं तो पूरा बेसिस पे शेयर करें। तो फिर इनके दरमियान एक मुश्तरका फिर एग्रीमेंट भी होता है जिसको हम इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट कहते हैं या इंटर क्रेडिटर फाइनेंसिंग एग्रीमेंट कहते हैं। उसके अंदर इन दोनों एग्रीमेंट्स को यकजा किया जाता है, यानी कि यकजा करने से मुराद ये इन दोनों एग्रीमेंट्स के हवाला जात होते हैं कि भाई ये बैंकों ने आपको इसके तहत एक पैसे दिए हैं और इन बैंकों ने आपको इस्लामी इसके तहत पैसे दिए हैं। और उसके अंदर फिर वो यानी बात करते हैं कि इन दोनों ने जो आपको पैसे दिए हैं अपनी अपनी शराइत के तहत, फिर वो जो यकजा वाली जो बातें होती हैं कि रिटर्न आएगा या रिस्क होगा या डिफॉल्ट होगा या रिकवरी होगी, तो वो किस तरीके से प्रोरेट होगी, वो सारी बातें फिर इन एग्रीमेंट के अंदर की। यानी पहले तो अपनी नॉर्मल जो सूद लेंगे वो अपने अपने एग्रीमेंट्स के तहत कर लिया, और जो यकजा होने वाली बातें जो हमने कहा कि यकजा किन चीजों में देखें, सिक्योरिटी के ऊपर वो तो इनको यकजा होना है, और सिक्योरिटी बिकने के ऊपर होना है, जो पैसे आने हैं उन पैसों में प्रोराटा होना है। तो ये सारी बातें जो है वो फिर उस एग्रीमेंट के अंदर कर दी जाए। तो उस एग्रीमेंट के अंदर लेकिन एक मसला ये है कि जो यकजा होने वाला एग्रीमेंट है वो दो एग्रीमेंट्स का हवाला दे रहा होता है, उसमें थोड़ा सा बात इश्काल होता है कि भाई जो दूसरा एग्रीमेंट का हवाला दे रहा है तो नाजायज एग्रीमेंट है,
तो उसके अंदर एक डिस्क्लेमर क्लॉज भी डाल दी जाती है। वो डिस्क्लेमर क्लॉज ये होती है कि जिसके अंदर ये कहा जाता है कि, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब कोई एग्रीमेंट साइन होता है और उसके अंदर किसी दूसरे एग्रीमेंट का हवाला दिया जाता है कि ये एग्रीमेंट जो साइन हुआ है, तो इसका मतलब वो एग्रीमेंट भी उन एग्रीमेंट्स की तौसीफ कर रहा होता है। ठीक है ना। तो एक इश्काल ये पैदा हो गया कि भाई अगर आपने यकजा करके जब ये एक एग्रीमेंट साइन किया, उस एग्रीमेंट के अंदर या तो उसका हवाला नहीं होता, लेकिन जाहिर सी बात है उसका हवाला दिए बगैर चारा नहीं है, क्योंकि हमें तो यही तो फाइनेंसिंग को यकजा करना है। तो उसका भी एक हल ये निकाला है कि वो एक डिस्क्लेमर क्लॉज आ जाती है जिसके अंदर ये बात लिखी हुई ये होती है कि इस्लामी बैंक प्रोवाइडेड हाउएवर, यानी बहरहाल लेकिन इस्लामी बैंक जो है उन्होंने कोई भी ये जो इंटरेस्ट और नॉन कंप्लाइंट पेनल्टी, लिक्विडिटी डैमेजेस और इस तरह की नॉन कंप्लाइंट जो शराइत है, वो इस्लामी बैंक लेकिन उसको कबूल नहीं करते। तो वो एक डिस्क्लेमर, और हम इस्लामी बैंक अपना कोई ऐसा राइट भी उसको पढ़ने में, तो वो इस तरीके से जो है वो अपने आप को उन चीजों से बरी कर रहे थे कि भाई उससे हमारा ताल्लुक नहीं है और ना उससे हमारा हक है। तो इस तरीके से अपने आप को उससे बरी कर लेते हैं इस डिस्क्लेमर क्लॉज में। लेकिन ये कि एक एग्रीमेंट होना, ये जो इंटरक्रिएटर एग्रीमेंट होना, इसलिए ठीक है, इसके बगैर वो दोनों एग्रीमेंट्स मिल नहीं पाएंगे। तो ये अच्छा, इसके अंदर तो ये वाला मसला पेश आता है जो थ्योरेटिकल लेवल का, आप कैसे मिलकर करेंगे। दूसरा इसके अंदर एक मसला ये पेश आता है कि एक इसके अंदर चीज होती है जो कहलाती है अकाउंट बैंक। अकाउंट बैंक इसे कहते हैं, जैसे हमने भी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के अंदर खासतौर पर पढ़ा कि जिसके सारे कैश फ्लोज एक अकाउंट के अंदर आते हैं ताकि वो रिंग फेंस्ड हो सके, उसके पैसे बाहर इधर उधर नहीं जा सके। वो अकाउंट बैंक जो है उससे भी कहा जाता है कि सारी अदायगियां होंगी, यानी इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, प्रिंसिपल भी दिया जाएगा, और इस्लामी बैंक अगर है तो रेंटल भी दिया जाएगा और यूनिट्स परचेज किए जाएंगे। तो वो अकाउंट बैंक है वो कौन सा बैंक हो, तो उसके अंदर एक जिसे आप कह रहे हैं ना कि अंग्रेजी में जिसे हम डिलेमा कहते हैं, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं उसे, वो ये है कि अगर अकाउंट बैंक को ये शर्त दर्ज हो सबके दरमियान कि अकाउंट बैंक कन्वेंशनल बैंक में खोला जाए, जब वो अकाउंट बैंक ऐसा होता है कि इस अकाउंट बैंक के अंदर ना कुछ इस बात टाइप की चीजें रखी जाती है कि उसमें अचानक से पैसे नहीं आएंगे, उसके अंदर तो पैसे मतलब आते रहेंगे। अदायगी आपको पीरियोडिकली करनी पड़ेगी, जैसे 3 महीने में 6 महीने में, लेकिन उसके अंदर जो पैसे आ रहे हैं वो तो डेली बेसिस पे भी आ सकते हैं, जब जब पैसे आ रहे होंगे उसके अंदर पैसे आ रहे होंगे। तो वो अकाउंट जो है काफी मोटा ताजा अकाउंट होता है, उसमें अच्छे खासे पैसे पड़े हुए होते हैं। तो कोई भी ये नहीं कहेगा मेरे पैसे ऐसे ही पड़े हुए बैंक में, तो वो कहते हैं यार ये जो मेरे पैसे पड़े हुए हैं इस पे तो मुझे रिटर्न भी चाहिए, इसमें तो मुझे मुनाफा भी चाहिए, चाहे इस्लामी मुनाफा हो चाहे कन्वेंशनल, मुझे तो मुनाफा चाहिए। तो अब अकाउंट बैंक के अंदर मसला ये पेश आता है कि अगर हम लोग मिल के ये तय करते हैं कन्वेंशनल और सूदी मिल के कि भाई ये अकाउंट बैंक किसी सूदी बैंक में हो, तो इसका मतलब है कि हम कस्टमर को इस पे धकेलते हैं कि भाई आप जो है वो सूद कमाए, कि भाई ये उसको तो मुनाफा तो चाहिए, तो अगर सूदी की शर्त रख दी कि यूबीएल में इसका अकाउंट बैंक हो, तो वो तो फिर इसका मतलब इस्लामी बैंक भी इस बात पे राजी हो गया कि वो अकाउंट बैंक जिसकी शर्त उसकी लिए उसकी भी शर्त थी कि यहाँ पे पैसे होने चाहिए, वो मजबूर हो रहा है कि ये इस पे सूद कमाए। लेकिन इसमें एक और एक मसला है कि अगर उसे इस्लामी बैंक में रखा जाए तो उसमें शराइत ये होती है कि इस अकाउंट बैंक से जो पैसे जाएंगे उससे सूद की अदायगी भी होगी, प्रिंसिपल की अदायगी भी होगी, तो उसमें ये शर्त आ रही होती है कि भाई पैसा इस्लामी बैंक के पास पड़ा हुआ है एक बैंक में, लेकिन उसके ऊपर शर्त है कि वो सूद की अदायगी भी करे कन्वेंशनल बैंकों को, उनके प्रिंसिपल की अदायगी भी करे और अपना रेंट और वो सारी चीजें भी दें। तो इसके अंदर जिसे ताउन एनालिसिस वाला मसला में पेश आ रहा होता है कि भाई ये तो आप जो है वो सूद की अदायगी होती है चीजों में आप माविन बन रहे हैं, और अगर ये चीज ना रखें तो फिर वो दूसरा मसला पेश आ रहा होता है कि भाई वो पूरा का पूरा पैसा वो सूदी में रखा हुआ होगा किसी के पास। तो इसमें जिस कहते हैं ना अहवनुल बलियतैन वाला मसला है कि भाई कौन सा काम है उसको थोड़ा किया जाए। तो ज्यादातर फिर वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा मसला है कि डायरेक्ट हमें सूद देना पड़ेगा, तो वो कहते हैं यार फिर हम ये वाला इसको इसको वो ज्यादा अशद मानते हैं और कहते हैं भाई ठीक है आप अकाउंट कहीं और पे रख लें, हम ये वाली चीज अग्री नहीं कर सकते कि हमारे पास से हम जो है वो पाबंद है कि सूद के रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है वो एक अकाउंट बैंक वाला मसला पेश आता है। दूसरा ये कि पार्टीज के लिहाज से हमने इसकी किस्में देख ली, फाइनेंसिंग की किस्मों के लिहाज से इसकी किस्में देख ली, और मैंने इसके अंदर कुछ चीजें डाली दी। अच्छा, हाँ अब ये आ जाता है कि सिंडिकेशन का जो है जो प्रोसेस क्या है। तो सिंडिकेशन का जो प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले जो है
वो पार्टीज को एक ITS शेयर की जाती है, जिसे हम कहते हैं इंडिकेटिव टर्म शीट। यानी जब आप किसी कंपनी ने कहा था मुझे सोलर प्लांट लगाना है या कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट है या कोई भी चीज़ है, फाइनेंसिंग चाहिए, तो वो किसी एक बैंक से रब्ता करता है कि भाई आप हमें जो है वो पैसे इकट्ठे करके दें। और उसका पर्पज भी, सिंडिकेट का मकसद भी यही होता है कि किसी एक को बोल दिया तो वो फिर सारे लोगों से लेकर अरेंज करके दे देगा, वरना सबसे अलग अलग जाना पड़ेगा उसको लेने के। तो जिस बैंक को वो राब्ता करता है, वो बैंक उनका लीड बैंक, उसको हम कहते हैं लीड अरेंजर। यानी वो भी कहता है अच्छा ठीक है, मैं आपको ये आपके जो 50 अरब रुपए आपको चाहिए इकट्ठे करके मैं आपको दूंगा, वो लीड अरेंजर कहलाता है। तो लीड अरेंजर क्या करता है कि उनके एक सबसे पहले तो कुछ और बैंकों को भी ले लेते हैं, दूसरे कौन कौन लोग इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, वो एक बिट वो डालता है, सबको डालता है दूसरे जगहों में। उसी के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के हेड आमतौर पे काम कर रहे होते हैं, तो दूसरे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के हेड को कॉल करेगा, भाई ये एक प्रोजेक्ट है और ये आया है, तुम कितने पैसे डालोगे? वो कहेगा अच्छा यार मेरी तरफ से तुम्हें 3 अरब रुपए मैं दे रहा हूँ, दूसरा कह रहा मैं 5 अरब दे रहा हूँ, मैं 2 अरब दे रहा हूँ। पहले तो वो अपनी वो पूरी कर लेता है कि बाकी पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। उनके साथ भी इंडिकेट आप तो प्राइसिंग भी आ रही है, तो K+2 पे काम होगा, जो प्राइसिंग होगी बात तय होगा। फिर उसके बाद वो क्लाइंट के साथ जो है वो इंडिकेटिव टर्म शीट एक उसके साथ शेयर करते हैं कि भाई ये हमारी प्राइसिंग होगी, ये सिक्योरिटी, ये इन शराइत के तहत और इन प्राइस के तहत आपको पैसा दे रहा हूँ। क्लाइंट उस इंडिकेटिव टर्म शीट को अगर एग्री कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद ये फॉर्मल एग्रीमेंट की तरफ जाते हैं। और उसके बाद जो है इन पार्टीज के दरमियान सबसे पहले इन्वेस्टमेंट एजेंसी एग्रीमेंट साइन होता है और रोल डिफाइंड हो जाता है कि भाई ये लीड अरेंजर है, इसी के साथ साथ एक इसके अंदर पार्टी चाहिए होती है जो कि इसको हम कहते हैं ट्रस्टी कहते हैं, या ट्रस्टी के अलावा उसको के कुछ और भी नाम है, इन्वेस्टमेंट एजेंट भी कह सकते हैं। उसका काम ये होता है कि ये एग्रीमेंट से रिलेटेड, यानी देखिए कस्टमर के साथ एक एग्रीमेंट होगा, काफी ऐसा नहीं कि 10 बैंकों के साथ एग्रीमेंट का। तो ये जो ट्रस्टी होगा ये बकिया तमाम लोगों के भी साइन लेगा और इन्वेस्टमेंट जो पार्टी से भी साइन करवाएगा। और इसी तरीके से इसमें मुख्तलिफ टाइम पे जैसे रेंटल नोटिस देने और जो सारी चीजें होती है रिक्वायरमेंट होती है इस्लामी फाइनेंस की, तो वक्तन फवक्तन बैंकों की तरफ से ये काम कर रहा हो, तो ये इन्वेस्टमेंट एजेंट हो गया। फिर एक लीड अरेंजर तो वही था जिसने सबको इकट्ठा किया था और जिसने फीस फीस, तो इसके अंदर फीस का भी कंसेप्ट होता है। फिर उसके बाद इसके अंदर एक पार्टी होती है तो हम कहते हैं शरिया एडवाइजर, क्योंकि इस्लामी डील है तो उसमें कोई ना कोई शरिया एडवाइजर भी होता है। तो वो कुछ शरिया एडवाइजर कोई एक बैंक या फिर अच्छा अब थोड़ा सा, लेकिन 2017 में जो है ना SECP ने कुछ रेगुलेशन जारी की थी शरिया एडवाइजर के हवाले से। तो उसके अंदर ये हुआ था कि अब बैंक जो है, पहले बैंक शरिया एडवाइजर बन जाते हैं, जैसे निजाम बैंक है वो शरिया एडवाइजर बनते हैं, अब बैंक जो है वो शरिया एडवाइजर नहीं बनते। अब जो है वो या तो कोई शरिया एडवाइजरी फर्म होगी और शरिया एडवाइजर होगी, या फिर जो है वो जिससे जो मुफ्ती लोग हैं वो लोग अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं SECP के साथ एज ए शरिया एडवाइजर, तो वो भी शरिया एडवाइजर। लेकिन बहरहाल ये कि बैंक जो है वो फिर कहता है कि मैं शरिया एडवाइजर अरेंज कर दूंगा, और टेक्निकल काम तो देखें वो तो कोई एक फर्म नहीं करेगी, वो तो टेक्निकल काम इनको करना है, तो एक शरिया एडवाइजरी फी कभी सेपरेट। तो ये इनके अंदर पार्टीज हो जाती है। फी का इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, इसके अंदर दो तीन तरह की फीस होती है। एक इसके अंदर फीस होती है जिसको हम अरेंजमेंट फी कहते हैं या पार्टिसिपेशन फी कहते हैं। तो अरेंजमेंट फी इस चीज का नाम होता है कि वो उससे कहता है कि भाई मैं आपको ये 30 रुपये अरेंज कर दूंगा, लेकिन 1% मेरे चार्जेस होंगे जो आप मुझे कमीशन के तौर पे देंगे। तो इस 1% की जो शरीक की जाती है कि भाई उसने जो है प्रोजेक्ट को की फिजिबिलिटी देखी, उसके ऊपर काम किया, फिर सारे लोगों से रब्ता किया, उन लोगों को कायल किया, तो इसमें उसका अच्छा खासा टाइम लगता है, मेहनत लगती है। तो इस बात की जो है वो ऐसे लेते हैं। वरना आपको पता है शरिया स्टैंडर्ड के अंदर फीस के हवाले से थोड़ा सा ऐसा मामला है कि आप किसी से क्रेडिट ग्रांट की फी नहीं ले सकते कि भाई मैं चूंकि आपको फाइनेंसिंग दूंगा तो इस बात के मुझे पैसे दो, इस बात के पैसे नहीं लिए कि मैं, तो हम कहते हैं कि क्रेडिट ग्रांट फी वो नहीं हो सकती है। और दूसरा ये कि इस अच्छा एक तो हम कहते हैं इस बात के पैसे, दूसरा इसके अंदर एक और एक चीज होती है वो कहलाती है कमिटमेंट फी। तो शरिया स्टैंडर्ड जो है वो कमिटमेंट फी भी ना करते हैं। और कमिटमेंट फी इस ये चीज होती है कि अच्छा कमिटमेंट फी ना आमतौर पे लोग तो गलत समझते हैं। लोग समझते हैं कमिटमेंट फी का मतलब ये है कि बैंकों ने जो कमिटमेंट की है कि हम आपको पैसे देंगे, इस कमिटमेंट की वो फीस ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसको कमिटमेंट फी नहीं कहते, इसको तो क्रेडिट फी, इसको क्रेडिट ग्रांट फी कहते हैं, तो कुछ नहीं देता है।
कमिटमेंट फी ये होती है कि जब किसी कस्टमर को ये कहते थे आप ठीक है हम आपको 30,000 रुपये देंगे, तो जाहिर सी बात है ये 30,000 रुपये आमतौर पर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग वगैरह के उनका एकदम नहीं चाहिए होता है। तो इसके अंदर एक चीज होती है उसको कहते हैं अवेलेबिलिटी पीरियड, कि कितने अरसे में ये आपको दस्तयाब होगा, यानी कितने अरसे तक आप इसको अवेल कर सकते हो। तो आमतौर पर 1 साल से लेकर 2 साल तक का मुद्दत होती है। तो वक्त वक्त जैसे आपको उनका एक एलसी खुल गई, अब उनका नया काम होना है, उनको लेबर पे करनी है, तो वो वक्त वक्त ड्रॉ डाउन करते हैं। एक साथ भी ड्रॉ डाउन नहीं करते कि अगर एक साथ ड्रॉ डाउन करेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है उनको पैसे, क्योंकि बैंक को जब भी पैसे देंगे उसके बाद वो फौरी तौर पे उसमें वो चार्ज हो रहा होगा, तो वो एक साथ उसको नहीं कर रहे होते, वो थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉ। तो कमिटमेंट पे इस चीज का नाम होता है कि वो उस ड्रॉ डाउन की तफसील बता देते हैं कि ये 30,000 रुपये में मैं 5,000 रुपये इस महीने पे लूंगा, 10,000 रुपये इस टाइम पे लूंगा, 15,000 रुपये इस टाइम पे लूंगा, वो एक शेड्यूल बना कर देते हैं। अच्छा, ये जो फाइनेंसिंग होती है ना, इसके अंदर बैंकों को ना कैपिटल चार्ज भी होना होता है, यानी जो फाइनेंसिंग के आप कमिटमेंट भी करते हैं, किसी को लाइन दे देते हैं, एक कैपिटल चार्ज इसके अंदर होता है। कैपिटल चार्ज का मतलब ये तो होता है कि बैंक को अपने कैपिटल का कुछ परसेंटेज उसके लिए वक्फ करना पड़ता है। यानी ये कहना मौजूदा उसको हम कैपिटल एडिक्वेसी कहते हैं कि जितनी भी फाइनेंसिंग होती है वो, जैसे भी मैंने आपको मिसाल दी कि बैंक अपने कैपिटल के परसेंटेज से ज्यादा किसी को दे नहीं सकता, किसी एक पार्टी को। इसी तरीके से वो अपने कैपिटल के एक एक्स परसेंटेज से, यानी कई टाइम्स, मतलब उसमें परसेंटेज नहीं है, कैपिटल के कई टाइम्स से ज्यादा फाइनेंसिंग नहीं कर सकते या फाइनेंसिंग की कमिटमेंट नहीं दे सकते। तो आप अगर फर्ज करें बैंकों ने किसी को, एक बैंक है उसका सरमाया 10,000 रुपये है, तो हो सकता है कि उसके मैक्सिमम फाइनेंसिंग की जो लिमिट है वो 100,000 रुपये है, तो कई टाइम्स होती है। तो अब ये 100, अब इसने किसी को 5,000 रुपये के कमिटमेंट दे दी, तो इसका मतलब है कि ये 100 अरब रुपए की जो उसकी इस्तेदाद थी फैंसिंग करने की, वो अब सिर्फ जो है वो 95 अरब रह गई है। तो ये किसी को, आप किसी को लाइन जब दे देते हैं, क्या क्रेडिट लाइन दे देते हैं, उससे आपकी इस्तेदाद कम हो जाती है कि अब आप दूसरे को पैसा नहीं दे सकते, यानी नहीं तो अब मैं किसी दूसरे को पैसा दे रहा होता हूँ, दूसरे को पैसे देने की सलाहियत कम हो जाती है। इसलिए बैंक ये कहते हैं कि जब मैंने आपको कमिटमेंट दे दी है, तो अब अगर आपने वक्त पे ड्रॉ डाउन नहीं किया, मैंने आपको कमिटमेंट दी, अब आपने ड्रॉ डाउन नहीं किया, जब आपने ड्रॉ डाउन नहीं किया, तो इसका मतलब है कि मैं जो हूँ वो अपने एक एक मुनाफे से महरूम हुआ। फिर आपने नहीं लिया तो मैं किसी और को दे देता हूँ, तो आपको नहीं देने की वजह से मैं वो सरमाया किसी और को भी नहीं दे सका, तो मेरे एक नुकसान है। तो कन्वेंशनल बैंक इसमें कहते हैं ये कमिटमेंट की आपके खिलाफ वर्जी हुई है, तो पहले से तय कर लेते हैं कि अगर आपने इन टाइम लाइन्स के मुताबिक अगर पैसे ले लिए, तो जितना डिफरेंस किया उसका आप एक्स परसेंटेज मुझे फी के तौर पे देंगे। यानी उसने कहा था कि जुलाई 2024 में मैं आपसे 5 अरब रुपए लूंगा, उसने जुलाई 2024 के बजाय सितंबर 2024 में 5 अरब रुपए दिए या 4 अरब रुपए दिए। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है टाइम के दरमियान का, उसका कोई एक्स परसेंटेज जो है वो टैक्स से चार्ज करते हैं, तो इसको हम कमिटमेंट फी कहते हैं। तो ये कमिटमेंट फी भी शरिया वाइज जो है कुछ अलाउ नहीं करते, क्योंकि शरिया स्टैंडर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है कि असल में एक मसला थोड़ा सा ये है कि जो शरिया के अंदर जो अपॉर्चुनिटी लॉस है, उसका कोई खास ऐसा वो नहीं है, कोई इंतजाम नहीं कि उस पर तलाफी की जा सके। यानी देखे ना, इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि वक्त पे अगर कोई अदायगी नहीं करता है, तो वो भी तो मेरी अपॉर्चुनिटी लॉस होता है ना, कि अगर वो वक्त पे अदायगी करता तो वो पैसे मैं कहीं और लगाता, कहीं और लगा के मैं कमाता मैं। लेकिन उसमें तो अभी कोई इसको सीधी चाह वो तो रिबा होता है। तो इसी तरीके से यहाँ भी ये है कि वो कह रहे हैं ठीक है, अगर उसने पैसा आपसे वक्त पे नहीं लिया, तो आपका हकीकी नुकसान क्या हुआ। मतलब एक थोड़ा सा हमारे यहाँ ये चीज़ है कि हकीकी नुकसान की तलाफी होती है। भाई वाकई नजर आया कि भाई मैंने ये टेबल खरीदी थी 1,000 रुपए की, ये तोड़ दी किसी ने, तो ये मेरा 1,000 रुपए का हकीकी नुकसान। या ये कि इसकी जो मार्केट वैल्यू अभी है कि मुझे दूसरी लेनी पड़ेगी, हाँ, ये तो 1,000 की थी, लेकिन मैं दोबारा लेने जा रहा हूँ तो 2,000 रुपए की मिल रही है, मार्केट वैल्यू की हद तक तो चले। लेकिन इसकी तलाफी नहीं हो पाती है कि अगर वो वक्त पर अदायगी नहीं किया, जो मैंने आपको अभी मिसाल दी कमिटमेंट वाला मामला, कि जिसकी वजह से बैंक का एक अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा होता है, इसका कोई हल फिलहाल जो है वो नहीं निकला है कि वो बैंक भी जो है ना वो कमिटमेंट फी नहीं दे रहे।
कुछ बैंक कोशिश करते हैं कि किसी और नाम से ले लें, ये कर लें, लेकिन शरिया में आती है तो वो चाहते हैं कि भैया तो आपने नाम बदल दिया, बाद में प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन फी के नाम से लेने लगे और वेरिएबल कर दिया इसको। मतलब उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन फी फिक्स कर दी कि आपको इतने देने हैं, और देखो उसने ड्रॉ डाउन कितना किया उसके लिहाज से कितने बनते हैं, यानी बैक ऑफ दी डोर उन्होंने वही वाले अरेंजमेंट कर उसी के लिहाज से लेने लगे, मतलब ताकि सामने से तो हमें ये नजर आए, लेकिन वो उसको भी जो अच्छे बैंक से अच्छा जिनकी प्राइस है वो उस चीज को भी उसकी जवाब करते हैं, उसकी नहीं होती। तो ये इसके अंदर जो है वो इस वगैरह के मसाइल आते हैं। पार्टीज वाली हमने चीज देख ली है। अच्छा, अब इसकी जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जैसे हमने आपको बताया ना कि इसके अंदर कई तरह के जो है वो पार्टीज होती हैं और कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो एक लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर नॉर्मल जैसे डिमिनिशिंग मुशारका वाली एक ये डील है, तो डिमिनिशिंग मुशारके के नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होती है, इसके बाद वो सारी चीजें प्लस इसके अंदर इन्वेस्टमेंट एजेंसी साइन होगा, इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट एजेंसी के अलावा जो है वो ट्रस्टीशिप का एग्रीमेंट साइन होगा, और तो अगर सुकूक है तो उसके अंदर ट्रस्टी हो साइन होगा। और ये एग्रीमेंट्स होते हैं कि जिसके अंदर और जो हमने इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट आपको बताया वो एग्रीमेंट साइन हो रहा होता है, तो ये कुछ इजाफी एग्रीमेंट साइन होते हैं। बाकी नॉर्मल जो भी फाइनेंसिंग आप कर रहे हैं, नॉर्मली आमतौर पे 99% जो टिकट फाइनेंसिंग होती है वो डिमिनिशिंग मुशारका ही के तहत होती है। तो ये इसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज इसके अंदर कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम कहते हैं नोवेशन एग्रीमेंट। नोवेशन इस चीज का नाम होता है कि आपने जब फाइनेंसिंग कर दी, जैसे फर्ज करें कि यहाँ पे ये 5 बैंक है जिन्होंने मिलकर फाइनेंसिंग कर दी, तो एक कॉन्सेप्ट ये रखा जाता है कि इनमें से अगर कोई अपना हिस्सा बेचना चाहे तो वो अपना हिस्सा बेच भी सकता है। यानी अच्छा, क्योंकि डिमिनिशिंग मुशारका है तो उसका मतलब हर एक का जो हिस्सा है वो एक कोई फिक्स टेंजिबल एसेट्स में उसका हिस्सा। तो नोवेशन एग्रीमेंट के तहत ये होता है कि ये अपना हिस्सा आप में से किसी को या बाहर किसी मार्केट में किसी को ये बेच सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि वो सिंपली एक नोवेशन एग्रीमेंट साइन करता है, और एग्रीमेंट्स में पहले से ये नहीं कि हर दफा जो हमने पहले एग्रीमेंट साइन किए हैं इतने सारे, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट एजेंसी और सारी चीजें शामिल हैं, उसमें तो पार्टीज के नाम भी दर्ज होते हैं। तो ये नहीं है कि अब अगर नोवेशन हुआ तो ये सारे एग्रीमेंट दोबारा साइन होंगे, पहले से इस बात की प्रोविजनिंग होती है कि कोई अपना हिस्सा बेच सकता है, और जो जो बेचेगा तो वो ये समझा जाएगा कि इसमें से खारिज हो गया, और जो खरीदेगा वो इन एग्रीमेंट्स का हिस्सा बन गया। ये बात पहले से उसमें दर्ज होती है। वो सिंपली एक नोवेशन एग्रीमेंट साइन करते हैं, वो 1-2 सप्ताह का होता है जिसने इसको बेचा होता है, और जो जो ट्रस्टी होता है, जो इन्वेस्टमेंट एजेंट होता है, जिसके पास सारे हिसाब किताब होते हैं, वो अपने पास दर्ज कर लेते हैं, यार अब ये हबीब बैंक नहीं, अब ये यूपीएल बैंक इसका हिस्सा बन गया। तो ये नोवेशन की का तरीकाकार होता है, इससे वो अपने हिस्सा इसको बेच भी सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो एक और चीज होती है जिसको हम सुकूक कहते हैं। तो देखिए सुकूक के अंदर सिंपली ये वाली चीज होती है कि यानी ये हिस्सा तो वैसे भी कोई बेच सकता है, जिसका कोई हिस्सा है वो बेच सकता है, लेकिन सुकूक में क्या होता है कि इसी कोई भी फाइनेंसिंग है उसकी यूं समझे कि छोटे छोटे टुकड़े बना दिए जाते हैं, 10-10 लाख के टुकड़े बना दिए जाते हैं, एक सुकूक 10 लाख का है तो वो उसके जिस तरीके से कंपनी के हिस्सों के शेयर्स बना दिए जाते हैं जिनको हम हिस्सेस कहते हैं, तो इसी तरीके से फाइनेंसिंग के शेयर्स बना दिए जाते हैं तो उनको हम सुकूक कहते हैं। सुकूक से इस चीज का नाम है। अच्छा, प्रैक्टिकली क्या होता है कि एक तो एग्रीमेंट साइन हो जाते हैं के लिए, और दूसरा ये होता है कि ये सुकूक कहीं पे, क्योंकि सुकूक का मकसद ये ना पर्चियां बनाना, ताकि इनकी ट्रेडिंग हो। आपके पास जैसे 1 अरब के अपने फाइनेंसिंग की हुई और 10 लाख रुपए के सुकूक अगर हो गए, तो इसका मतलब 1 अरब डिवाइडेड बाय 10 लाख यानी 1,000 आपके पास, 1 लाख 10 लाख के 1,000 सुकूक आपके पास। आप अपनी मर्जी से जरूरी का पूरा हिस्सा किसी को बेचे। आप क्या है कि यार मैं सोच रहा हूँ 50 लाख के मैं हिस्सा बेच दूं, तो आपके 5 सुकूक किसी को बेच सकते हैं जो खरीदा। तो इससे फायदा सिंपल ये होता है कि इससे जो है वो इसके इसको हम कहते हैं सियालियत कहते हैं या लिक्विडिटी कहते हैं। इसके अंदर एक लिक्विडिटी आ जाती है। यानी लिक्विड का मतलब ये है कि आप जब चाहें तो इन कैश करा सकते हैं। जैसे शेयर्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं, तो आप जब चाहें उसको बेच दें पैसे ले लें। जब फाइनेंसिंग में भी
जब वो सुकूक बने हुए होते हैं, तो आप मार्केट में जैसे आपने 5 अरब रुपये इन्वेस्ट किए हैं, आपने मुझे कोई कितने के सुकूक देगा, 1 अरब के दूंगा, आपने 1 अरब के दे दिए, किसी और को 2 अरब के दे दिए, जितने रखने चाहे रख लिए, जितने बेचने चाहे बेच दिए, सारे बेचने चाहे, तो इसके अंदर एक एडवांटेज हो जाता है। जो होता कैसे किस तरीके से होता है कि जब किसी चीज को सुकूक बनाना होता है तो पहले तो एग्रीमेंट साइन हो जाता है, फिर उसके बाद ये एग्रीमेंट जो है वो किसी कस्टोडियल सर्विस फराहम करने वाले के पास उसको दर्ज करवा दिया जाता है। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो कस्टोडियल सर्विस जो फराहम करने वाले जो इदारे वो सीडीसी है। इसमें शेयर्स भी होते हैं, सेंट्रल डिपॉजिटरी का। सीडीसी में जाके एग्रीमेंट जो है वो पे और सारी जो तफसीलात उनको दे दिए जाते हैं। तो सीडीसी अपने पास उनको करके रिकॉर्ड करके एक आपको नंबर दे देता है कि भाई ठीक है, ये नंबर से लेके ये नंबर तक के ये सबूत है। तो जिस जिसके पास जितने हैं उसको उसके पास, अच्छा अब इलेक्ट्रॉनिकली होता है, तो इलेक्ट्रॉनिकली बता देता है भाई सीरीज नंबर 1 से लेकर 99 तक या जो भी नंबर है ये इनके पास है, इनके पास है, तो उनके पास दर्ज हो जाए। अब जब वो किसी को बेचना चाहेंगे, पहले पार्टी से कांटेक्ट करेंगे, फिर सीडीसी को सलाह देंगे भाई ये मेरे क्या है, फला कंपनी वाले ये नंबर यहाँ से यहाँ तक ये मैं इनको बेच रहा हूँ। इनका भी सीडीसी में अकाउंट खुला हुआ होगा, सीडीसी सिंपली करेगा कि इनके अकाउंट से निकाल के इनके अकाउंट में उसको डाल देंगे। तो यूँ इस तरीके से जो है वो सुकूक में जो है वो ट्रेडिंग हो रही हो। और यही फाइनेंसिंग जो है इसको, अच्छा अब सुकूक जो है वो हर कोई नहीं बनाता। इसकी वजह ये है कि जब आप सुकूक बनाते हैं तो सुकूक रेगुलेशन का खिलाफ हो जाता है। यानी सुकूक रेगुलेशन 2017 है, वो कहता है कि इसके अंदर लाजमी एक शरीय एडवाइजर, इसके अंदर शरीय कंप्लायंस होना चाहिए, इसका इंदराज होना चाहिए कि हर चीज की फीस भी होती है। जाहिर सी बात है सीडीसी भी काम नहीं कर रहा, सीडीसी को भी कोई ना कोई इसकी फीस देनी पड़ती है। तो इस वजह से जो है वो इसकी जाहिर सी बात है इससे रिलेटेड कॉस्ट भी है। तो हर कोई जो है वो इसको सुकूक नहीं करवाता, लेकिन बाद जो है वो सुकूक करवाते भी है। सुकूक करवाने का फायदा ये है कि इसकी ट्रेडेबिलिटी आसान हो जाती है, इसको बेचना खरीदना आसान हो जाता है। लेकिन जब जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अगर उनका इरादा ये है कि हमें इसको बेचना नहीं है, अपने पास ही रखना है, तो वो जो है इसको किस सिंडिकेट के तौर पे शो कर रखते हैं। दूसरा ये भी होता है कि जब आप बुक करते हैं ना, तो वो आपके बुक्स से भी आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे शो हो रहा हो, फाइनेंसिंग के तौर पे शो नहीं हो रहा हो। तो बाज़ वक़्त बुक्स की भी रिक्वायरमेंट होती है बैंकों की कि मुझे अपने बुक्स को ऐसा बनाना है, इन्वेस्टमेंट इतनी शो हो रही हो। अब जैसे बैंकों को बाज़ वक़्त स्टेट बैंक की तरफ से टारगेट दिए जाते हैं कि आपके फाइनेंसिंग इतने होने चाहिए। ये सुकूक होते हैं, ये होती तो फाइनेंसिंग है, लेकिन थोड़ा-सा सिस्टम कुछ ऐसा बना हुआ है कि इनको फाइनेंसिंग शुमार नहीं किया जाता, इसको इन्वेस्टमेंट शुमार किया जाता है। तो अगर किसी बैंक की ये रिक्वायरमेंट है कि मुझे तो फाइनेंसिंग ज़्यादा दिखानी है, एक बैंकों के अंदर एक शरह इस्तेमाल होती है, वो कहते हैं कि एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो, वो भी फाइनेंसिंग टू डिपॉजिट रेशियो। तो अगर सुकूक है तो उसमें काउंट नहीं होगा। तो अगर किसी को अपना एडीआर रेशियो अच्छा दिखाना है या कोई चीजें, तो वो हो सकता है कहेंगे यार मुझे तो सुकूक नहीं करना है, क्या कहेंगे हमें सुकूक नहीं किया, तो वो फिर जो है वो कहते हैं कि नहीं यार इसको, इसकी चीज भी होती है, इसकी अपनी चॉइस होती है। कोई सुकूक में जा रहे होते हैं, इससे ताल्लुक नहीं है कि बड़ी फाइनेंसिंग है तो सुकूक होगा, छोटी है तो ऐसा नहीं है। बड़ी बड़ी फाइनेंसिंग में होती है, उससे छोटी वाली फाइनेंसिंग सुकूक में भी हो जाती है, और इसके बराबर भी होती है। तो ये जो इससे रिलेटेड जो है वो सुकूक की चीज है। तो ये कुछ चीजें थी जो मतलब ख्याल में, ये कुछ टॉपिक्स थे जो मुझे कवर करने थे। अब आप बताएं कि आप लोगों के अगर मजीद कुछ सवाल बताना है तो जो है वो। दोनों बैंकों से क्या चीज क्या आती है जहाँ पे डिपॉजिट आती है। हाँ, देखिए असल मकसद तो इसका यही है ना कि सिक्योरिटी ही शेयर करना है ना। यानी बिल के फाइनेंसिंग करने का मकसद ये है कि एग्रीमेंट्स तो आप अपने अपने कर लें। यानी उसने कहा कि मैं आपको 1 अरब रुपए दे रहा हूँ सूद पे, इसने कहा कि मैं 1 अरब डिमिनिशिंग मुशारका पे दे रहा हूँ, मैं आपकी प्लांट पे का किराया लूंगा। वो चीज तो है, लेकिन असल सिंडिकेट का मकसद ये है कि अगर डिफॉल्ट होता है
तो सिक्योरिटी भी इसमें एक होती है। वो प्लांट मशीनरी है, जमीन है, जगह है, या एक या एक्सरसाइज जो भी है, लेकिन कुछ करता हो कि वो सिक्योरिटी बिकेगी तो सबको हिस्सा बकदर हिस्सा के तहत प्रोराटा बेसिस पे सबको शेयर मिलेगा। इस बात को अगर अलग अलग कहेंगे तो आपस में इत्तेफाक कैसे होगा इस बात में? यानी अगर आपने कहा कि भाई ये बिकेगा तो मैं तो अपना पैसा लूंगा, इन्होंने कहा ये बिकेगा तो मैं तो अपना पैसा लूंगा। अब जब बिका तो 100 अरब की चीज पड़ती है 50 अरब में बिकी, ये आगे ये कह रहे हैं 80 अरब रुपए दे दो, ये कह रहे हैं मेरे पूरे 40 अरब रुपए दे दो, तो कहाँ से पैदा हो जाएगा? तो इस बात की जो बात करते हैं कि अगर वो बिकेगा तो हम प्रोराटा शेयर करेंगे। इसी तरीके से कंपनी डिफॉल्ट करती है या अगर कम पेमेंट करती है तो सबको, जैसे अगर कंपनी को पेमेंट 10 करोड़ रुपए की देनी थी, इनका तो कन्वेंशनल कोई था, उसका सूद का इसका इस्लामी था, तो अब वो 10 करोड़ की जगह वो 5 करोड़ में दे रही है, तो ये बोलेंगे यार मुझे तो, मेरा तो पूरा 5 करोड़ रुपए दे दो, ये कहेंगे मेरे को भी 5 करोड़ रुपए दे दो। तो वो फिर क्या होगा कि नहीं, पहले से तय हुआ होगा कि यार ठीक है, क्योंकि 50% रिकवरी हुई है तो आप भी अपना 50% पकड़ो, यानी 5 करोड़ में से 2.5 करोड़ रुपए आप पकड़े, 2.5 करोड़ रुपए मैं पकड़। इस वजह से एक एग्रीमेंट ऐसा होना जरूरी है जिससे जो सिक्योरिटी, रीपेमेंट्स और इसके ऊपर जो इंतजाम है। और कोई सवाल? आपको ज्यादा लोग इसको, आवाज तो है नहीं, थोड़ा सा शोर है मदरसे की तलबा की लेके। ऑनलाइन कौन है हमारे साथ? सरफराज साहब है कोई? अगर किसी का ऑनलाइन में भी कोई सवाल है, ये सरफराज साहब अगर आपका कोई सवाल है तो आप भी जो है वो सवाल कर सकते हैं। हाँ जी। और कोई अपने अपने जो सरमाया है उसका सकता है एक पार्टी को। देखो दो अलग अलग चीजें, एक है एक पार्टी को कितना दे सकता है ज्यादा, और एक एक टोटल कितनी फाइनेंसिंग कर सकता है। तो एक पार्टी को तो वो अपने अपने कैपिटल का 20% तक दे सकता है, और टोटल जो है ना उसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है उसकी, यानी वो रिस्क वेटेड एसेट्स, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग टॉपिक है कि वो आपने कितना रिस्की वेंचर में पैसे दिए हैं उसके लिहाज से उसकी कैलकुलेशन बनती है, उसके लिहाज से वो कैलकुलेट होता है कि आप मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, एक अलग चीज है वो। लेकिन कई टाइम्स होती है, मतलब यानी बैंक ये नहीं करते कि अगर उनका सरमाया 100 अरब है तो 100 अरब नहीं दे रहे हो, 4 अरब उन्होंने दिए हुए, ज्यादा उससे कई टाइम ज्यादा दिए हुए, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है कि आपने कहाँ कहाँ दिए, उसके लिए रिस्क वेटेड एसेट्स करते हैं, रिस्क वेटेड एसेट्स का एक्स परसेंटेज आपके पास कैपिटल होना चाहिए, कर कैलकुलेशन। नहीं, कस्टमर के नहीं, कैपिटल कैपिटल सिर्फ इसे कहते हैं जो बैंक का अपना साथ है, या जो लगा चुका है, या जो लगाने के बाद जो कमा के अपने पास रख चुका है।